Now let's see rule number 96. Refund of integrated tax on export of goods. अब यहाँ दो रूल्स अपन देखेंगे 96 एंड 96A. तो ये दोनों एक्सपोर्ट से रिलेटेड है और एक्सपोर्ट आप जानते हैं दो तरीकों से होता है. या तो आप बॉन्ड फाइल करके बिना ड्यूटी पे करके बॉन्ड फाइल करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो वो अपन 96A में देखेंगे. और दूसरा होता है कि जहां पर आप पहले ड्यूटी पे कर दो. तो क्योंकि एक्सपोर्ट आता है इंटरस्टेट के अंदर, इंटरस्टेट मानते हैं उसको अपन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को, तो उसके ऊपर आप IGST पे कर दो और फिर एक्सपोर्ट कर दो. और एक्सपोर्ट करने के बाद फिर आप जाके वो IGST जो है उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो. तो वो रिफंड कैसे होता है वो अपन यहां पहले देखेंगे रूल 96 के अंदर. ओके, सो लेट्स सी. Refund of integrated tax paid on goods or services exported out of India. So it says the shipping bill. अब उसका पूरा प्रोसीजर यहां दिया है, तो एक करके अपन पूरे पॉइंट्स स्टडी करते हैं. तो जब पूरा हो जाएगा तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. शिपिंग बिल. शिपिंग बिल क्या होता है? जो अपन एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट जो फाइल करते हैं कस्टम्स में, उसको कहते हैं हम शिपिंग बिल, राइट? तो शिपिंग बिल फाइल्ड बाय द एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी एप्लीकेशन फॉर रिफंड. तो यहां पे आपको और कुछ अलग से एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है? जो आपका शिपिंग बिल है वही रिफंड एप्लीकेशन माना जाएगा. फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया एंड सच एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड ओनली व्हेन. डीम टू हैव बीन फाइल्ड ओनली व्हेन, यानी कि दो कंडीशंस हैं. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे दोनों, तो अपन ये मानेंगे कि ये एप्लीकेशन फाइल हुआ है. यानी शिपिंग बिल को डीम्ड एप्लीकेशन कब मानेंगे? अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो दो कंडीशन क्या है देखो. ए, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस. पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस यानी कि शिप इन चार्ज, जो शिप है जिसमें गुड्स जाने वाला है, carrying the export goods duly files an export manifest और export report. ये सब आपको कस्टम्स जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो समझेंगे बाद में. तो हम जो एक्सपोर्टर है वो फाइल करता है शिपिंग बिल, फिर हम गुड्स को शिप पे लोड करा देते हैं और शिप इंचार्ज जो है वो फिर ये डॉक्यूमेंट फाइल करता है एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट. अगर बाई लैंड अगर जा रहा है तो एक्सपोर्ट रिपोर्ट होता है ट्रक वगैरह में, और शिप या एयरक्राफ्ट से जा रहा है तो उसको एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करना होता है. ओके, तो इससे ये साबित होगा कि गुड्स एक्सपोर्ट हो गए. कवरिंग द नंबर एंड डेट ऑफ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट. तो हमने जो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया है उसका रेफरेंस नंबर यहां एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट में दिखेगा. तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो शिपिंग बिल फाइल किया वो वाले गुड्स एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट में आ गए हैं, यानी कि वो गुड्स शिप पे चढ़ चुके हैं और अब वो जाने वाले हैं. सो दैट इज प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट बेसिकली. एंड द एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड अ वैलिड रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3 और 3B एज द केस मे बी. अपन ने रिटर्न फाइल किया है. दो रिक्वायरमेंट्स है, टू कंडीशंस. फिर आगे चलते हैं. द डिटेल्स ऑफ द रेलेवेंट एक्सपोर्ट इनवॉइसेस in respect of export of goods contained in GSTR 1 shall be transmitted electronically. तो जो अपन एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस के जो डिटेल्स GSTR 1 में फाइल किए, GSTR 1 इज द डॉक्यूमेंट विच वी फाइल, जिसमें हम सारे सप्लाईज के डिटेल्स डालते हैं, तो उसके अंदर एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस भी आएंगे. तो वो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के जो डिटेल्स है जो GSTR 1 में मेंशन्ड है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किए जाएंगे फ्रॉम कॉमन पोर्टल, GST कॉमन पोर्टल से किसके पास? कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास, टू द सिस्टम डेजिग्नेटेड बाय कस्टम्स. एंड द सेड सिस्टम शैल इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट टू द कॉमन पोर्टल अ कंफर्मेशन दैट द गुड्स कवर्ड बाय द सेड इनवॉइसेस हैव बीन एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया. तो GST का जो कंप्यूटर है ये कंप्यूटर बात कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन भेजेगा सिस्टम, कौन सा? कस्टम्स के सिस्टम को, और कस्टम का जो सिस्टम है वो वापस कंफर्मेशन देगा कि यस ये इनवॉइसेस जो थे, ये जो गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट हो चुके हैं.
यानी कस्टम क्लियरेंस उनको मिल चुका है, ठीक है। Then provided that where the date of furnishing the details of outward supply in form GSTR1 for the tax period has been extended in exercise of powers conferred under section 37 of the act. section 37 उसका जो section है GSTR1 का. The supplier shall furnish the information relating to exports as specified in table 6A of form GSTR1 after the return in GSTR3B has been furnished, and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the custom. Provided further that the information in table 6A furnished under the first proviso shall be auto drafted in form GSTR1 for the said tax period. अब ये क्या बोलता है कि अगर टाइम एक्सटेंड हो गया है कभी कभी टाइम एक्सटेंड होता है, और पिछले साल में तो आपने देखा बहुत टाइम एक्सटेंड हुए, तो अगर टाइम एक्सटेंड हो गया है तो कोई बात नहीं, आप GSTR3B फाइल कर दो, और उसके बाद जब आप GSTR1 भरोगे तो उसमें टेबल 6A जो है वो स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट की इंफॉर्मेशन है, तो वो डाल दो आप, तो दैट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड एंड सेंड टू द कस्टम्स सिस्टम, और वहां से कंफर्म होके आ जाएगा. Then upon the receipt of the information regarding the furnishing of a valid return in GSTR3 or 3B as the case may be from the common portal, the system designated by customs or the proper officer of custom as the case may be shall process the claim of refund in respect of export of goods, and an amount equal to the integrated tax paid in respect of each shipping bill or bill of export shall be electronically credited to the bank account of the applicant. ठीक है, तो प्रोसेस कर देंगे और उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा रिफंड. सिंपल है. मेंशन इन इज रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो हमने बैंक अकाउंट डाला हुआ है उसमें आ जाएगा. देन द क्लेम फॉर रिफंड शैल बी विथहेल्ड. फिर यहां भी विथहेल्ड आ गया, तो क्लेम को विथहेल्ड भी कर सकते हैं. कैसे? तो जैसे 54 में देखा था वैसे ही, अंडर द सेम कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस यू कैन से. तो लिखा है शैल बी विथहेल्ड वेयर अ रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स टू विथहोल्ड द पेमेंट ऑफ रिफंड ड्यू टू द पर्सन claiming refund in accordance with the provisions of subsection 10 or 11 of 54 जो हमने देखा. तो सेक्शन 54, 10, 11 हमने देखा, उसमें विथहोल्डिंग के पावर्स है. तो यहाँ पे भी जो सेंट्रल टैक्स कमिश्नर है, ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स, ये लिखेगा कस्टम वालों को रुक जाओ, डोंट गिव हिम द रिफंड. तो कस्टम डिपार्टमेंट रुक जाएगा, रिफंड को प्रोसेस नहीं करेगा, यानी प्रोसेस कर लेगा बट उसके बैंक में ट्रांसफर नहीं करेंगे. And the proper officer of customs determines that the goods were exported in violation of the provisions of the customs act. तो ए क्लॉज में जो अपने जीएसटी वाले ऑफिसर्स है वो रुकवा सकते हैं, और बी क्लॉज में कस्टम ऑफिसर जो है वो खुद रोक सकता है. कब? अगर कस्टम्स एक्ट का वायोलेशन हुआ है, एक्सपोर्टेड गुड्स जो है वो कस्टम्स एक्ट के वायोलेशन में अगर है तो वो रिफंड को रोक सकता है. फिर आगे लिखा है कि where refund is withheld in accordance with provisions of clause A of 4, the officer of integrated tax at the custom station shall intimate the applicant and the jurisdictional commissioner of central tax, state tax or union territory tax as the case may be, and the copy of such intimation shall be transmitted to the common portal. Obviously सबको इन्फॉर्म करेंगे कि हमने आपका रिफंड रोक दिया है. तो प्रॉपर ऑफिसर ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स एट द कस्टम स्टेशन, वहां पे जो बैठा हुआ है जो रिफंड प्रोसेस कर रहा है वही उसको रोकेगा, तो वो कॉमन पोर्टल पे भी डाल देगा और एप्लीकेंट और कमिश्नर दोनों को नोटिस दे देगा. देन अपॉन ट्रांसमिशन ऑफ इंटीमेशन अंडर 5, द ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स एज द केस में बी शैल पास एन ऑर्डर इन पार्ट बी ऑफ RFD 7. Then where the applicant becomes entitled to refund of the amount withheld under clause A of 4, entitled to refund यानी फिर जो भी झगड़ा होगा वो होगा, फिर जब सेटलमेंट हो जाएगा तो डिसाइड करेंगे चलो उसको अब रिफंड दे दो, तो फिर क्या होगा देखो. The concerned jurisdictional officer of central tax, state tax, union territory tax as the case may be shall proceed to refund the amount after passing order in RFD 6.
And the central government may pay refund of the integrated tax to the government of Bhutan. अभी देखो ये नया पॉइंट है, तो ये तो हो गया। तो बेसिकली प्रोसीजर क्या है, ये फॉर्म वॉर्म कुछ याद नहीं रखने का। उसमें ऐसा है कि भाई आपको वैसे तो रिफंड मिल जाएगा, प्रोसीजर सिंपल है। सबसे पहले दो कंडीशंस ये थे कि आपने पहले तो शिपिंग बिल फाइल करना है, फिर जो शिप इंचार्ज है उसने एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करना है, उसमें आपका रेफरेंस नंबर रहेगा शिपिंग बिल का, फिर आपने जीएसटीआर 3 भी फाइल कर देना है, फिर जीएसटीआर 1 में जो आप फाइल करेंगे डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइसेस वो ऑटो पॉपुलेट करके कस्टम को भेजा जाएगा, कस्टम से क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि सब सही है, एक्सपोर्ट हो चुका है। फिर जो इंटीग्रेटेड टैक्स ऑफिसर है कस्टम्स डिपार्टमेंट में जो बैठता है वहाँ कस्टम्स एरिया में, वो आपका रिफंड प्रोसेस करके आपको दे देगा। लेकिन अगर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स का कमिश्नर कहता है कि रुक जाओ मत दो, तो वो रुक जाएगा। या अगर उसको लगता है कि कस्टम्स एक्ट का कोई वायोलेशन हुआ है तो वो विथहोल्ड कर लेगा। फिर विथहोल्डिंग के बाद जो उसका प्रोसीजर है वो होगा, यू विल बी गिवन द इंटीमेशन, इंटीमेशन देने के बाद आप जाओ अपना केस साबित करो, प्रूफ लेके जाओ सब कि एक्सपोर्ट हुआ है, कोई वायोलेशन नहीं है, और अगर सब बराबर है तो फिर आपको रिफंड कर देंगे, और अगर वायोलेशन है तो फिर तो रिफंड का सवाल ही नहीं आता। तो ऐसा लंबा प्रोसीजर है। अब देखो आगे पॉइंट नंबर 8 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पे रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ भूटान ऑन एक्सपोर्ट्स टू भूटान for such class of goods as may be notified in this behalf, and where such refund is paid to the government of Bhutan, the exporter shall not be paid any refund of integrated tax. अब ये पॉइंट क्या है कि जो भी एक्सपोर्ट्स अपन भूटान करते हैं उसके ऊपर अपन तो भर देंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, और उस इंटीग्रेटेड टैक्स का रिफंड जो है वो गवर्नमेंट हम ही नहीं देगा, एक्सपोर्टर को नहीं देगा, वो रिफंड किसको देगा, गवर्नमेंट ऑफ भूटान को देगा। क्योंकि बर्डन वहां शिफ्ट कर दिया ना अपन ने, क्योंकि हमने तो इंटीग्रेटेड टैक्स लगा दिया और कस्टमर से रिकवर कर लिया। कस्टमर कहाँ का है, भूटान का है, मींस अल्टीमेटली द बर्डन है शिफ्टेड टू भूटान। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि भूटान की जो गवर्नमेंट है, भूटनीज गवर्नमेंट भूटनीज गवर्नमेंट उसको रिफंड देता है, और अगर उसको रिफंड दे दिया तो फिर अपने को यानी एक्सपोर्टर को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, फिर जो गवर्नमेंट ऑफ भूटान है वो क्या करेंगे आगे कि वो लोग जो इंपोर्टर्स थे वहां के जिनके ऊपर बर्डन पास ऑन हुआ है उनको फिर वो रिफंड पास ऑन करेगा। तो ऐसा केस है, मीन्स इंस्टेड ऑफ the refund given to the exporter it will be given to the importer of Bhutan indirectly। तो अपनी गवर्नमेंट वो इंपोर्टर को नहीं देगा, अपनी गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट को दे देगा, भूटान की गवर्नमेंट को, फिर भूटान की गवर्नमेंट आगे देखते रहेगा। ओके, देन द एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अब सर्विसेज का कैसे होगा देखो, शैल बी फाइल्ड इन RFD 1 and RFD stands for refund 1 and shall be dealt with in accordance with provisions of Rule 89 जो अपन ने देखा। लास्ट में सब रूल 10 कहता है कि the persons claiming refund of integrated tax paid on export of goods or services should not have received supplies on which the benefit of notification number 48/17 or notification number 40/17 or notification number 41/17 has been availed। ये जो सारे नोटिफिकेशंस है ये आपने क्लेम नहीं करना चाहिए, इसके बेनिफिट क्लेम नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है कि ये एक्सपोर्ट बेनिफिट्स है, टैक्स एग्जेम्पशंस है, तो अगर ये आपने क्लेम ऑलरेडी कर लिया है तो फिर यहां जो रिफंड है वो आपको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। और avail the benefit under notification number 78/17 और 79/17 under Customs Act। Customs Act के भी बेनिफिट्स हैं। तो ये सारे नोटिफिकेशंस क्या है ये आप एक नोट करके लिख लो ब्रीफ में, जैसे मैंने आपको यहाँ दिया है स्क्रीन पे। 78/17 जो है कस्टम्स का, वो है
exemption from IGST and compensation cess on goods imported by EOUs। तो अगर कोई EOU यूनिट है वो रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट कर रहा है और इंपोर्टेशन में उसको IGST और कॉम्पनसेशन सेस का ऑलरेडी एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो फिर यहाँ वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकता। अरे जब ऑलरेडी एग्जेम्पशन है तो रिफंड क्या लेगा, सीधी बात। सिमिलरली 79 सेम एग्जेम्पशन है फॉर गुड्स इंपोर्टेड अंडर एडवांस ऑथोराइजेशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अब ये जो स्कीम्स है एडवांस ऑथराइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ये आपको एफटीपी में समझ में आएंगे। एफटीपी का चैप्टर आप पढ़ोगे ना, उसमें समझ में आएगा। कस्टम्स के बाद एक एफटीपी का चैप्टर है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसके अंदर समझ में आएगा। एंड 40/17 जो है वो है CGST ऑफ 0.05% on intra-state supply of goods by registered supplier to registered recipient for export। एक रजिस्टर्ड सप्लायर किसी और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दे फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, तो उसमें एग्जेम्पशन है, सिर्फ 0.05% से इंट्रा स्टेट टैक्स लगता है। और 41/17 जो है वो इंटरस्टेट में IGST जो है वो सिर्फ 0.1% लगता है, 0.05 का डबल 0.1। ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। तो ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है। तो फिर जो रियल एक्सपोर्टर है उसको रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले इतने कम रेट पे ला रहा है। और 48/17 जो है वो डीम्ड एक्सपोर्ट का डेफिनेशन है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, जिसमें ये तीनों आते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG स्कीम एंड EOUs, डीम्ड एक्सपोर्ट में आते हैं। यानी लोकल सप्लाई है इंडिया के अंदर, लेकिन उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं। तो डीम्ड एक्सपोर्ट माना तो वो टैक्स लगाएंगे ही नहीं। अब टैक्स नहीं लगाएंगा तो सामने वाले रिफंड का ही को लेंगे, सीधी बात। तो इस तरह से नोट करके रख दो। ओके, गुड। 79/17 अंडर कस्टम्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट के भी बेनिफिट्स हैं। तो ये सारे नोटिफिकेशंस क्या है ये आप एक नोट करके लिख लो ब्रीफ में, जैसे मैंने आपको यहां दिया है स्क्रीन पे। 78/17 जो है कस्टम्स का, वो है एग्जेम्पशन फ्रॉम IGST एंड कॉम्पनसेशन सेस ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय EOUs। तो अगर कोई EOU यूनिट है वो रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट कर रहा है और इंपोर्टेशन में उसको IGST और कॉम्पनसेशन सेस का ऑलरेडी एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो फिर यहां वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकता। अरे जब ऑलरेडी एग्जेम्पशन है तो रिफंड क्या लेगा, सीधी बात। सिमिलरली 79 सेम एग्जेम्पशन है फॉर गुड्स इंपोर्टेड अंडर एडवांस ऑथराइजेशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अब ये जो स्कीम्स है एडवांस ऑथराइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ये आपको FTP में समझ में आएंगे। FTP का चैप्टर आप पढ़ोगे ना, उसमें समझ में आएगा। कस्टम्स के बाद एक FTP का चैप्टर है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसके अंदर समझ में आएगा। एंड 40/17 जो है वो है CGST ऑफ 0.05% on intra-state supply of goods by registered supplier to registered recipient for export। एक रजिस्टर्ड सप्लायर किसी और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दे फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, तो उसमें एग्जेम्पशन है, सिर्फ 0.05% से इंट्रा स्टेट टैक्स लगता है। और 41/17 जो है वो इंटरस्टेट में IGST जो है वो सिर्फ 0.1% लगता है, 0.05 का डबल 0.1। ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। तो ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है। तो फिर जो रियल एक्सपोर्टर है उसको रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले इतने कम रेट पे ला रहा है। और 48/17 जो है वो डीम्ड एक्सपोर्ट का डेफिनेशन है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, जिसमें ये तीनों आते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG स्कीम एंड EOUs, डीम्ड एक्सपोर्ट में आते हैं। यानी लोकल सप्लाई है इंडिया के अंदर, लेकिन उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं। तो डीम्ड एक्सपोर्ट माना तो वो टैक्स लगाएंगे ही नहीं। अब टैक्स नहीं लगाएंगा तो सामने वाले रिफंड का ही को लेंगे, सीधी बात।
तो इस तरह से नोट करके रख दो. ओके, गुड. Okay, now moving on to rule 96A, that is the second way of exporting goods, and that is duty free export. Means you have to just file a bond or letter of undertaking for export of goods or service and not pay any tax. So first method we saw in rule 96, that first you pay the integrated tax and export the goods or services, and then later on you can go and claim the refund. In the second alternative, you don't pay any tax. Okay, so there will be no integrated tax payable, but instead of that you just have to file a bond or a letter of undertaking. Difference in bond and letter of undertaking is simple. Bond is on a stamp paper, whereas letter of undertaking is on the letterhead of the enterprise. So we don't need to pay any stamp duty in case of letter of undertaking. So let's see. Sub-rule 1 says that any registered person availing the option to supply goods or services for export without payment of integrated tax, so this is the second option, without payment of integrated tax, shall furnish prior to export a bond or a letter of undertaking in form RFD 11. Form numbers of course you will not be able to mug up, so forget it, in the prescribed form. Okay, to the jurisdictional commissioner, binding himself. What is a bond? Bond is an undertaking. Letter of undertaking is also an undertaking, so wordings are same. You have to bind yourself, means you have to promise to pay the tax along with the interest specified under section 50 within a period of 15 days after the expiry of 3 months or such further period as may be allowed by the commissioner from the date of issue of the invoice for export if the goods are not exported out of India. Means if we are unable to export the goods within 3 months of the date of invoice, then within the next 15 days we will pay the tax due along with interest. This is the undertaking that you have to write on a stamp paper in case of a bond, or on your letterhead in case of letter of undertaking, and give it to the commissioner. Okay, so this is in case of goods. Export will complete within 3 months from the date of invoice, and if it doesn't happen, then we undertake to pay the tax along with interest within next 15 days. Second point, 15 days after the expiry of 1 year or such further period as may be allowed by the commissioner. Of course, extension power is there with the commissioner. From the date of issue of invoice for export, if the payment of services is not received by the exporter in convertible foreign exchange or in Indian rupees wherever permitted by RBI. So in case of services, the time is 1 year. For goods, the export has to complete within 3 months. For services, since it is not possible to see whether they are exported or not, because services are intangible things, so we will not see the export or not export, we will see the receipt of money. The condition is the money should be received within 1 year in either convertible foreign exchange or rupees where RBI has allowed. Okay, so if RBI allows in Indian rupees, then you can bring Indian rupees. Otherwise you have to bring convertible foreign exchange, and the time is 1 year. And if you don't receive it within 1 year, then in the next 15 days after the expiry of 1 year, we have to pay the tax which we did not pay earlier along with interest. Okay, so these are the undertakings that you have to write either on a stamp paper or on the letterhead of your company and give it to the commissioner. The details of export invoices contained in GSTR 1 furnished on the common portal shall be electronically transmitted to the system designated by customs. Custom के पास जाएगा. And a confirmation that the goods covered by the said invoices have been exported out of India shall be electronically transmitted back to the common portal.
तो ये आदान प्रदान होगा इंफॉर्मेशन का, ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर से बात करेगा। और फिर इसमें भी वही है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR1 फॉर अ टैक्स पीरियड हैज बीन एक्सटेंडेड, अगर इसमें एक्सटेंशन हो गया है तो कोई बात नहीं, in exercise of the powers of 37, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in table 6A of GSTR1 after the return under GSTR3 or 3B has been furnished। तो एक्सटेंशन में 3B आता है, तो 3B आप फर्निश कर दो, और उसके बाद GSTR1 में जो 6A का टेबल है एक्सपोर्ट से रिलेटेड उसको फिल कर दो, and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by customs। Simple। And provided further that the information in table 6A furnished under the first proviso shall be auto drafted in form GSTR1 for the said tax period। तो फिर जब भी आप GSTR1 बाद में भरोगे फुल, तो ये जो आपने भरा हुआ है पहले टेबल 6A वो ऑटोमेटिकली उसमें ड्राफ्ट हो जाएगा, ऑटो ड्राफ्ट। फिर देखो क्या होगा, where the goods are not exported within the time specified in sub rule 1। गुड्स के लिए 3 महीने, तो गुड्स के लिए 3 महीने का टाइम था, अगर 3 महीने में नहीं कर सके आप एक्सपोर्ट तो क्या होगा, and the registered person fails to pay the amount mentioned in the said sub rule, the export as allowed under the bond or letter of undertaking shall be withdrawn forthwith, and the amount shall be recovered from the registered person in accordance with provisions of section 79, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, रिकवरी का सेक्शन है पूरा, किस किस तरह से आपसे पैसा रिकवर किया जा सकता है, एसिड बेच करके वगैरह वगैरह, तो देखेंगे अपन, बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, बाद में आएगा। तो आपकी जो फैसिलिटी है वो विड्रॉ कर ली जाएगी, बॉन्ड को विड्रॉ करके फिर आपसे रिकवरी करेंगे, सिंपल। And the export is allowed under bond or LUT withdrawn in terms of 3 shall be restored immediately when the registered person pays the amount। अगर आप भर दोगे तो वापस से फैसिलिटी रिस्टोर कर देंगे। And the board by way of notification may specify the conditions and safeguards under which the LUT may be furnished in place of bond। तो ये अपन अभी देखेंगे, नीचे नोटिफिकेशन है। LUT क्योंकि क्या होता है कि आपके लेटर हेड पे होता है, बॉन्ड स्टैम्प पेपर के ऊपर होता है, तो नॉर्मल तो बॉन्ड ही रहता है, स्टैम्प पेपर का वैल्यू है तो बॉन्ड ही रहता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर आप बहुत अच्छे एक्सपोर्टर हो, कभी वॉयलेशंस नहीं किए, बहुत ही अच्छे सीधे साधे एक्सपोर्टर हो, तो फिर आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अलाउ करते हैं। तो उसके क्या क्या कंडीशंस है वो अपन अभी देखते हैं। और आखिरी में फिर वही लिखा है कि प्रोविजंस ऑफ 1 शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस इन रिस्पेक्ट ऑफ 0 रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ टू एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट। तो जैसे एक्सपोर्ट में अपन ने किया वैसे ही एसईजेड में भी करेंगे। तो अपना डीटीए अंडरटेकिंग है, फैक्ट्री या जो भी है, और हम सप्लाई किसको कर रहे हैं, एसईजेड डेवलपर या फिर एसईजेड यूनिट, तो उसके अंदर भी सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस मींस टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जैसे यहाँ पे एसईजेड में जा रहा है तो वहां पर तुम्हारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो है जैसे शिपिंग बिल वो सब नहीं रहेगा, मगर इनवॉइस तो रहेगा। और फिर देखो बॉन्ड या एलयूटी क्या भरना, उसका नोटिफिकेशन है 37/2017 dated 4th October 17। The CBEC hereby specifies conditions and safeguards for furnishing of LUT in place of bond by a registered person who intends to supply the goods or services for export without payment of integrated tax। तो देखो क्या क्या conditions है। All registered persons who intend to supply goods or service for export without payment of integrated tax shall be eligible to furnish LUT in place of bond except those, तो उल्टा है देखो, सबको allowed है except those who have been prosecuted for any offence under the CGST Act, IGST Act or any of the existing laws in force in case where the amount of tax evasion exceeds 250 lakh rupees।
यानी अगर आप पकड़े गए हो, यू हैव बीन प्रोसिक्यूटेड इन द पास्ट, या तो जीएसटी एक्ट के अंदर या पुराने जो लॉज थे, एग्जिस्टिंग लॉज जो थे पुराने, एक्साइज सर्विस टैक्स वगैरह के, उसके अंदर आपका प्रोसिक्यूशन हुआ है और टैक्स इवेजन कितना किया था आपने, 250 लाख के ऊपर, 250 लाख के ऊपर, 2.5 करोड़ भी लिख सकते हैं आप इसको। तो 2.5 करोड़ के ऊपर का आपने कोई फ्रॉड किया था, टैक्स इवेजन था, और उसके अंदर आप फंसे थे और आपका प्रोसिक्यूशन हो चुका है। इन दैट केस you will not be allowed to file LUT. You have to file a bond compulsorily. और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आपको LUT अलाउड है। Second, the LUT shall be furnished on the letterhead of the registered person in duplicate, यानी 2 copies, for a financial year in the annexure to form GST RFD 11, ये फॉर्म नंबर भूल जाओ, प्रिस्क्राइब फॉर्म, रिफर टू अंडर 96A ऑफ द रूल्स जो अपन ने अभी पढ़ा। एंड इट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द वर्किंग पार्टनर, यानी साइन कौन करेगा, तो लेटर हेड पे होना चाहिए। अब ये सब बीच के पॉइंट भूल जाओ, लेटर हेड पे होना चाहिए, 2 कॉपीज जमा करानी है प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और उसको साइन कौन करेगा, एग्जीक्यूटेड यानी साइन कौन करेगा, वर्किंग पार्टनर या मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या कंपनी सेक्रेटरी या प्रोप्राइटर, अगर आप प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो प्रोप्राइटर, और बाय अ पर्सन ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय सच वर्किंग पार्टनर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्रोप्राइटर, यानी ऑथोराइज्ड पर्सन, तो वो साइन करेगा। और ये पूरे फाइनेंशियल ईयर, इसको